नमस्कार। दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए अक्सर हमारा सामना होता है आवारा कुत्तों से। ये शहर की जिंदगी का एक हिस्सा तो बन गए हैं, लेकिन एक ऐसा हिस्सा जिससे जुड़ी हैं काफ़ी मिलीजुली भावनाएं और हाँ, समस्याएं भी। एक अंदाज़ा है कि दिल्ली में इनकी आबादी शायद 3 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और इन कुत्तों को लेकर लोगों के मन में बहुत अलग अलग तरह की बातें हैं। एक तरफ तो है डर, कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये सुनने में आता है। और खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता, वो तो है ही। गलियों में, पार्कों में कई बार एक एक अजीब सा खौफ महसूस होता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ बहुत से लोग हैं जो इन बेजुबान जानवरों के लिए गहरी हमदर्दी रखते हैं। रोज उन्हें खाना खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके साथ एक एक अनकहा सा रिश्ता सा बन जाता है। इसी पूरी कश्मकश के बीच दिल्ली सरकार ने हाल ही में आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट को लेकर अपनी पुरानी रणनीति में एक, आप कह सकते हैं, एक बड़ा बदलाव किया है और इसने सबका ध्यान खींचा है। आज हम इसी नई पॉलिसी, इसके पीछे की सोच क्या है, इसका क्या असर हो सकता है और हाँ, इसमें चुनौतियां क्या हैं, इस पर गहराई से बात करेंगे। चलिए इस पूरे मामले को जरा ठीक से समझते हैं। तो पहले ये जमीनी हकीकत, जैसा हमने कहा, 3 लाख कुत्ते, ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है, खासकर दिल्ली जैसे शहर के लिए जहां इतनी घनी आबादी है। रोज की स्थिति देखें तो कई इलाकों में लोगों को कुत्तों के झुंड से डर लगता है, रात में निकलने में हिचक होती है। और ये डॉग बाइट के मामले, वो तो अस्पतालों में लगातार आते ही हैं। ये एक असल पब्लिक हेल्थ की चिंता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही सच है। इसी शहर में हजारों लोग हैं जो अपनी जेब से पैसे खर्च करके, अपना टाइम निकालकर इन कुत्तों को खाना दे रहे हैं, बीमार होने पर जैसे तैसे इलाज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अजीब सा सह अस्तित्व है, डर और दया का। बिल्कुल। और ये स्थिति ना शहरी जीवन के एक बुनियादी टकराव को दिखाती है। मतलब जगह सीमित है, संसाधन सीमित है और इनका बंटवारा सिर्फ इंसानों के बीच नहीं हो रहा, इंसानों और जानवरों के बीच भी हो रहा है। हाँ। ये सिर्फ कोई लॉजिस्टिक्स का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें गहरे भावनात्मक और सामाजिक पहलू भी जुड़े हैं। एक ही कुत्ते को कोई खतरा मान सकता है, तो दूसरा शायद उसे एक बेसहारा जीव की तरह देखें। और यही अलग-अलग नजरिए इस समस्या को और पेचीदा बना देते हैं। शहर कैसे बढ़ रहे हैं और इस विकास में जानवरों के लिए कितनी जगह है, कैसी जगह है, ये सवाल तो है ही। हाँ, और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार का पहले नजरिया कुछ और था। जो शुरुआती प्लान था वो ये था कि आवारा कुत्तों को सड़कों से पकड़कर शेल्टर होम्स में ले जाया जाए, ताकि सड़कें कुत्तों से फ्री हो जाएं और लोगों का डर शायद कम हो। हाँ, लेकिन उस प्लान का ना जबरदस्त विरोध हुआ। बहुत सारे पशु कल्याण संगठन, मतलब एनजीओज, और अनगिनत एनिमल लवर्स ने इसे अमानवीय कहा, अव्यावहारिक भी बताया। उनका तर्क ये था कि लाखों कुत्तों को पकड़कर आप सीमित शेल्टर होम्स में कैसे रखेंगे, ये उनके लिए क्रूरता होगी। उन्हें उनके जाने पहचाने इलाके से हटाना, छोटी सी जगह में रखना, उनके बर्ताव पर, उनकी सेहत पर बुरा असर डालेगा। और फिर ये कोई टिकाऊ समाधान भी नहीं था। कुत्ते तो टेरिटोरियल होते हैं, एक जगह से हटाएंगे तो दूसरी जगह से आ जाएंगे, या जो बचे हैं वो तेजी से बढ़ेंगे। ये बहसें तो दुनिया भर में चल रही हैं पशु अधिकारों को लेकर, कि शहरीकरण में जानवरों के हितों का ध्यान कैसे रखा जाए। तो इसी विरोध के चलते और शायद पिछली रणनीतियों की लिमिटेड सक्सेस को देखते हुए सरकार ने अब अपना रास्ता बदला है। अब जो नई स्ट्रैटेजी है वो कुत्तों को हटाने, रिमूवल पर फोकस नहीं करती, बल्कि उनके मैनेजमेंट पर ध्यान देती है। और इसका मुख्य आधार है बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण और स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी। मतलब कोशिश ये है कि कुत्तों की आबादी को बढ़ने से रोका जाए, लेकिन मानवीय तरीके से। और साथ ही रेबीज जैसी जो खतरनाक बीमारियां हैं, जिनका डर सबसे ज्यादा होता है, उन्हें फैलने से रोका जाए। इसके अलावा प्लान में यह भी है कि जो मौजूदा शेल्टर होम्स हैं, उनकी हालत सुधारी जाए। उन्हें सिर्फ कुत्तों को बंद रखने की जगह ना बनाकर, बल्कि जो घायल हैं या बहुत बीमार कुत्ते हैं, उनके इलाज और देखभाल के सेंटर की तरह डेवलप किया जाए। सच कहें तो ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश लग रही है, इंसानों की सुरक्षा की चिंताएं और जानवरों का कल्याण, इनके बीच। ये बदलाव बहुत अहम है और ये दुनिया भर में जो वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं उनके मुताबिक ही है। इसे अक्सर एबीसी प्रोग्राम कहते हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें मुख्य तौर पर कुत्तों की नसबंदी की जाती है ताकि उनकी आबादी न बढ़े। दूसरा, उन्हें रेबीज वगैरह के टीके लगाए जाते हैं। और तीसरा, इसमें अक्सर समुदाय की भागीदारी से उनकी देखभाल और निगरानी भी शामिल होती है।
दुनिया भर के कई शहरों ने ये पाया है कि आबादी कंट्रोल करने का ये तरीका न सिर्फ ज्यादा मानवीय है बल्कि लंबे समय में ज्यादा असरदार और टिकाऊ भी है, बजाय इसके कि कुत्तों को यहाँ से उठाकर कहीं और डाल दिया जाए। ये रणनीति असल में पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी की चिंताओं को जानवरों के प्रति करुणा और उनके वेलफेयर के साथ जोड़ने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। अच्छा, तो ये एबीसी मॉडल ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, ये जानना जरूरी था। अब जरा इस नई योजना के वो फायदे देखते हैं जिनकी उम्मीद की जा रही है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इससे? सबसे पहली उम्मीद तो यही है कि इससे लोगों की सुरक्षा बेहतर होगी। ऐसा मानते हैं और कई स्टडीज में देखा भी गया है कि नसबंदी किए गए कुत्ते, खासकर नर कुत्ते, वो आमतौर पर कम अग्रेसिव होते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है बीमारियों से बचाव। रेबीज तो भारत में एक सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और आवारा कुत्ते इसके फैलने का एक मुख्य सोर्स माने जाते हैं। तो अगर बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो तो इस जानलेवा बीमारी का खतरा काफी कम हो सकता है। तीसरा, इसे एक ज्यादा मानवीय और नैतिक कदम की तरह देखा जा रहा है। ये जानवरों के जीने के अधिकार और उनके प्रति क्रूरता न करने के सिद्धांत का सम्मान करता है। और चौथा, उम्मीद ये है कि इससे समाज में इंसानों और जानवरों के बीच का जो तनाव है वो कम होगा और एक बेहतर संतुलन बनेगा। जब कुत्तों की आबादी कंट्रोल में होगी, वे कम अग्रेसिव होंगे, तो शायद डर कम हो और साथ रहने की भावना बढ़े। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ कुत्तों की संख्या कम करने की बात नहीं रह जाती, ये शहर के माहौल को बदलने की कोशिश है। हाँ, और यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि नसबंदी और आक्रामकता के बीच का जो लिंक है ये मुख्य रूप से हार्मोनल बदलावों की वजह से होता है। नसबंदी से टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स कम होते हैं जो अक्सर टेरिटोरियल झगड़ों और अग्रेसिव बिहेवियर से जुड़े होते हैं। हालांकि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, हर कुत्ते का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हाँ, औसतन कुत्तों के व्यवहार में शांति देखी जाती है नसबंदी के बाद। और जहां तक रेबीज की बात है, उसकी अहमियत तो मतलब जितनी बताई जाए कम है। ये 100% जानलेवा बीमारी है अगर लक्षण दिखने लगे, लेकिन टीके से इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। तो ये सीधे सीधे इंसानी जाने बचाने वाली बात है। और जो नैतिक पहलू है, ये रणनीति उसे भी मजबूती देती है कि एक सभ्य समाज की पहचान इससे भी होती है कि वो अपने सबसे कमजोर सदस्यों, जिनमें जानवर भी हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मानवीय भी, वैज्ञानिक भी, असरदार भी। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स शहर में इसे लागू करना कितना मुश्किल होगा? चुनौतियां भी तो होंगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो इस काम का स्केल ही है, पैमाना। 3 लाख या शायद उससे भी ज्यादा कुत्ते, उन तक पहुंचना, उन्हें सेफ तरीके से पकड़ना, उनकी सर्जरी करना, फिर सर्जरी के बाद देखभाल करना और वापस उनके इलाके में छोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। शहर के हर कोने, हर गली तक पहुंचना होगा और इसके लिए चाहिए होंगे भारी संसाधन, पैसा, ट्रेन्ड वेट्स, कुशल डॉग कैचर्स, गाड़ियां, ऑपरेशन थिएटर, दवाइयां। क्या इतने बड़े स्केल पर यह सब मुमकिन होगा? और सबसे अहम बात, आम जनता की जागरूकता और उनका सहयोग। अगर लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे, कुत्तों को पकड़ने नहीं देंगे या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, तो ये प्रोग्राम कैसे सफल होगा? ये चुनौतियां वाकई बहुत गंभीर हैं और इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। इतने बड़े पैमाने पर एबीसी प्रोग्राम चलाने के लिए एक बहुत मजबूत और वेल ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। इसमें सिर्फ वेट्स या कैचर ही नहीं, बल्कि डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, कम्युनिटी आउटरीच वर्कर्स, मॉनिटरिंग टीम्स, बहुत कुछ लगता है। और जैसा आपने कहा, ये कोई एक बार का कैंपेन नहीं है, इसे सालों साल लगातार चलाना होगा, क्योंकि कुत्ते तो पैदा होते रहते हैं, बाहर से भी आते रहते हैं। यहीं पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी सामुदायिक भागीदारी की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं हो सकता। लोगों को न सिर्फ सही जानकारी देनी होगी, बल्कि उन्हें एक्टिवली इसमें शामिल करना होगा। शायद RWAs, लोकल NGOs, वॉलंटियर्स की मदद लेनी होगी। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या दिल्ली सरकार और सिविल सोसाइटी मिलकर इतने बड़े और लगातार चलने वाले प्रयास के लिए जरूरी संसाधन, तालमेल और इच्छा शक्ति जुटा पाएंगे? क्या ये जमीनी स्तर पर वाकई प्रैक्टिकल है? और जाहिर है इस मुद्दे पर आम लोगों की राय भी एक जैसी नहीं है, वो बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो सरकार के इस नए मानवीय अप्रोच से खुश हैं, राहत महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, यही सही तरीका है कुत्तों के साथ रहने का, उन्हें हटाना गलत था, क्रूरता थी। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग हैं जो अब भी अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं।
उनका सवाल है कि भाई नसबंदी और टीकाकरण से कुत्तों की संख्या कम होने में तो सालों लग सकते हैं। तब तक क्या होगा? क्या तब तक काटने की घटनाएं होती रहेंगी? खासकर उन इलाकों में जहां कुत्तों के बड़े झुंड हैं या जहां पहले अटैक हो चुके हैं, वहां डर ज्यादा गहरा है। हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस दोनों तरह की जो वास्तविक चिंताएं हैं उन्हें सामने रख रहे हैं। और ये बटी हुई राय उसी बुनियादी दुविधा को दिखाती है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। एक तरफ लोगों की तात्कालिक सुरक्षा की जरूरतें हैं और दूसरी तरफ लंबे समय के लिए मानवीय और टिकाऊ समाधान अपनाने की जरूरत है। इन दोनों के बीच संतुलन खोजना हमेशा मुश्किल होता है और इसमें वक्त लगता है। ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है। दुनिया भर के कई शहर इसी तरह की दुविधाओं और बहसों से गुजर रहे हैं, जहां शहरी विकास और पशु कल्याण के बीच टकराव नजर आता है। स्रोत एक और बहुत जरूरी बात पर रोशनी डालते हैं कि इन आवारा कुत्तों को सिर्फ एक समस्या की तरह ना देखा जाए। वे हमारे ही समाज का, हमारे अर्बन इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। वो भी यहीं रहते हैं और अक्सर बहुत मुश्किल हालात में रहते हैं। भूख, प्यास, बीमारियां, मौसम की मार और कभी-कभी इंसानी क्रूरता भी झेलते हैं। इसलिए एक सामूहिक जिम्मेदारी की बात की गई है। ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हर नागरिक की है। लोगों से अपील है कि वे सिर्फ दया दिखाकर कभी कभार खाना खिलाने तक ही ना रुकें, बल्कि एक कदम आगे बढ़ें। इस समस्या के समाधान में पॉजिटिव भूमिका निभाएं। जैसे अगर उनके इलाके में नसबंदी या टीकाकरण का अभियान चल रहा है तो उसमें बाधा डालने के बजाय मदद करें। अपने पालतू कुत्तों की जिम्मेदारी समझें, उन्हें आवारा ना बनने दें, या लोकल एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स की मदद करें। इसे हम साझा शहरी पारिस्थितिकी तंत्र यानी शेयर्ड अर्बन इकोसिस्टम के बड़े विचार से जोड़ सकते हैं। शहर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, हम ये जगह कई दूसरे जीवों के साथ शेयर करते हैं। हमारा बर्ताव, हमारी नीतियां, हमारी शहरी योजनाएं, इन सब का असर उन पर पड़ता है। और शायद अंतिम संदेश यही है कि इंसानियत की भावना सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। हर जीव के प्रति करुणा और सम्मान का भाव रखना, यही एक विकसित समाज की निशानी है। ये मुद्दा सिर्फ कुत्तों के मैनेजमेंट का नहीं, बल्कि हमारे अपने मूल्यों और हमारी नैतिकता का भी है। हमें सोचना होगा कि हम अपने साथ रहने वाले दूसरे जीवों के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम पूरी बात को समेटें तो दिल्ली सरकार ने आवारा कुत्तों से निपटने की अपनी रणनीति में एक बड़ा वैचारिक बदलाव किया है। अब जोर उन्हें हटाने या खत्म करने पर नहीं है, बल्कि उनकी आबादी को वैज्ञानिक और मानवीय तरीकों यानी टीकाकरण और नसबंदी से मैनेज करने पर है। साथ ही बीमार या घायल कुत्तों की देखभाल पर भी ध्यान दिया जाएगा। लक्ष्य एक ऐसा संतुलन साधना है जहां इंसान भी सुरक्षित महसूस करें और जानवरों का भी कल्याण हो। बिल्कुल। इस नई रणनीति के साफ तौर पर संभावित फायदे हैं। लोगों के लिए बेहतर सुरक्षा, रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम और जानवरों के प्रति एक ज्यादा मानवीय और नैतिक रवैया। लेकिन इसके सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां भी हैं। इस अभियान का विशाल पैमाना, इसके लिए जरूरी भारी संसाधन और सबसे महत्वपूर्ण, समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग की जरूरत। इस योजना की सफलता सिर्फ सरकारी कोशिशों पर नहीं, बल्कि लगातार प्रयासों और पूरे समुदाय के एक साथ आने पर निर्भर करेगी। और यहाँ सोचते हुए एक विचार मन में आता है जो सीधे तौर पर शायद स्रोत में ना हो, लेकिन इस चर्चा से जुड़ा है और शायद आगे के लिए जरूरी हो सकता है। दिल्ली जैसे विशाल घनी आबादी वाले और जटिल शहर में लाखों कुत्तों के इतने बड़े टीकाकरण और नसबंदी कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक ट्रैक और मैनेज करने में टेक्नोलॉजी क्या रोल निभा सकती है? क्या जियो टैगिंग, मतलब किसी कुत्ते की लोकेशन को डिजिटल मैप पर मार्क करना, या कम्युनिटी मैपिंग आधारित मोबाइल ऐप्स जहां नागरिक खुद जानकारी अपडेट कर सकें, क्या ये इस काम में मदद कर सकते हैं? क्या इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, प्रोग्राम की प्रोग्रेस की निगरानी और जो इलाके छूट गए हैं उनकी पहचान आसान हो सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद आगे चलकर सोचना फायदेमंद होगा। वाकई ये सोचने वाली बात है कि कैसे टेक्नोलॉजी इस बड़ी चुनौती से निपटने में मददगार हो सकती है। आज दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या और सरकार के इस नए नजरिए पर इस गहरी और जरूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सबका धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण से इस जटिल मुद्दे की अलग-अलग परतों को समझने में कुछ मदद मिली होगी।